रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स, इसमें पहला आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें पहला ही फर्स्ट क्वेश्चन यही आ जाता है कि जो हेलोअरीन्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव, ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ज्यादातर जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस अराइल हैलाइड्स में नहीं होते हैं। इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि ये जो बॉन्ड होता है CX, this bond has partial double bond character due to resonance, so difficult to break, and they are less reactive toward nucleophilic substitution reaction. तो मैंने पहले भी बोला था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपसे नहीं लिखे जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीजें ध्यान रखनी है कि CX bond has partial double bond character due to resonance, therefore difficult to break. देन बेटा इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, सेकंड पॉइंट जो आता है ये वाला। ये पॉइंट इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट में भी आता है। ये जो कार्बन होता है अराइल हैलाइड में ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जबकि ये जो अल्काइल हैलाइड होते हैं इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने का मतलब ये हो गया कि ये जो कार्बन है इसमें 30 आई थिंक 33% सॉरी 33% जो है एस करेक्टर है, जबकि इसमें 25% है। तो जितने ज्यादा एस करेक्टर होते हैं उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है। जब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये हेलोजन को एक्स माइनस की फॉर्म में ज्यादा आसानी से नहीं जाने देगा एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, क्योंकि ये जो कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ भी खींच के रखेगा अगर आप इसको कंपेयर करें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। तो इसका मतलब जब ये जाने ही नहीं देगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड होगा इट विल बी लेस पोलर, ये जो बॉन्ड होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के और हेलोजन के बीच में ये लेस पोलर होगा एज कंपेयर टू द बॉन्ड बिटवीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड हेलोजन एटम। ठीक है, दूसरा रीजन ये हो गया। यहीं पे मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, एक पेपर में आता है कि ये जो मैंने बनाया है ये मैंने बनाया है क्लोरोबेंजीन, और एक मिनट ये सेकंड मैं बना रही हूं साइक्लो, ये मैंने बनाया है साइक्लो जो है क्लोरोहेक्सेन बनाया ना तो अब ये देखिए दोनों में पूछ लिया जाता है डाइपोल मोमेंट किसकी ज्यादा होगी। वैसे डाइपोल मोमेंट जो है वो इसकी ज्यादा होगी, क्यों होगी ये भी पूछा जाता है। इसके दो रीजन है। जो डाइपोल मोमेंट होती है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो आप लिखेंगे कि भाई ये जो कंपाउंड है इसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्यों है, बिकॉज इन ये जो आपका क्लोरो क्या दिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, इसके अंदर क्या है जो CCl बॉन्ड है इट इज शॉर्टर बिकॉज इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है CCl बॉन्ड की इस कंपाउंड में ये ज्यादा होगी। दूसरा कारण क्या होता है कि ये जो CCl बॉन्ड होता है it is less polar because carbon is sp2 hybridized and more electronegative as compared to the sp3 hybridized carbon in this compound। तो ये दो कारण होते हैं डाइपोल मोमेंट के। तो डाइपोल मोमेंट में ये दो चीजें ध्यान रखनी है। मैंने ये दो कंपाउंड दिए हैं, मान लो पेपर में कोई और कंपाउंड आ जाए। बाकी ये दो पॉइंट है जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कौन कौन से पॉइंट है, ये कह रहे हैं कि इस केस में ये जो फिनाइल आयन होता है अगर यहाँ पे बाई चांस ये जो CX बॉन्ड है ये टूट जाए तो ये फिनाइल जो कार्बोकटायन होता है ये अनस्टेबल होता है। इस वजह से इसमें SN1 मैकेनिज्म तो बिल्कुल नहीं होगा। ये सबको समझ में आ गया कि जो अराइल हैलाइड्स हैं अगर उसमें मान लो कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो भी जाए तो वो SN1 मैकेनिज्म से नहीं होगा, वो कौन से मैकेनिज्म से होगा, SN2 से अगर कोई होगा भी, क्योंकि जो फिनाइल कटायन होता है
इट इज जो है नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। बाकी ये कि ये इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए भी नहीं होते क्योंकि जो बेंजीन रिंग होती है ये काफी इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो न्यूक्लियोफाइल को ये क्या करती है, रिपेल करती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो सेकेंडरी रीजन हो गए, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर रही हूँ। देन बेटा जो फिनॉल्स होते हैं उनमें जो क्लोरोबेंजीन होती है उसको हम फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ रिएक्शन है जो होते हैं, पर टेम्परेचर देखिए 623 केल्विन एंड प्रेशर इज 300 एटमॉस्फेयर। इतनी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे और प्रेशर पे जो है ये रिएक्शन होता है, वैसे नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो जो है रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो अब आप खुद देखिए, अगर ये क्लोरोबेंजीन है और मैं आपको कंपेयर करूं, ये हो गया ये क्लोरोनाइट्रोबेंजीन हो गई ना पैरा। तो अब इसमें ये एक चीज ध्यान रखनी है, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो गया। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी अरेंज कीजिए। तो जब नाइट्रो ग्रुप लगा होगा तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप लगे होंगे वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो पैरा वाला होगा, फिर ऑर्थो वाला होगा, फिर मेटा वाला होगा, क्योंकि जो मेटा पोजीशन होता है उस पे असर कम देखने को मिलता है। उसका रीजन हमने डिस्कस कर लिया था। एक और मैंने एमसीक्यू का क्वेश्चन देखा, उसमें बेटा ये लिखा हुआ था, और इस तरह से कुछ कंपाउंड बने थे। ये दूसरा क्लोरोबेंजीन बना दिया। अब उन्होंने बोला है रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करना है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा ध्यान से देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो ये क्या होगा, मान लीजिए और ज्यादा रिएक्टिव होगा अगर 2 लगे हुए हैं। अब देखो 3 लगे हुए हैं, तो सिर्फ वार्म वाटर के साथ आप इसको ट्रीट कीजिए तो आपका OH आ जाएगा। और ये जो NO2 है, मैंने पहले ही बताया था कि इसका इफेक्ट जो है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे देखने को मिलता है, बिकॉज ये जो कार्बो ये रास्ते में जो कार्बो अनायन बनता है ना, इट इज स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस। जबकि मेटा के ऊपर क्या होता है, उसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन जो ये जो नेगेटिव चार्ज उस पोजीशन पे नहीं आता है जहां पे नाइट्रोजन जो है NO2 ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी का है। पर इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन रिएक्टिविटी का ऑर्डर। हालांकि मैंने वैसे नहीं कराया आपको ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पे ही आता है। अब इसको अलग से कराऊंगी तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, ये समझ आ गया सबको, रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस केस में भी आ सकता है। अब बेटा नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इसमें अगर आप अल्काइल ये जो है अराहनी, इसमें हम अगर हम बात करें अराइल हैलाइड्स की, ये जो होते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब ड्यू टू रेजोनेंस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आर मोर इलेक्ट्रॉन रिच। तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन पे अटैक करेगा। तो ये एक मेन पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट बेटा आता है रिएक्टिविटी से रिलेटेड। ये जो एक्स होता है, ये जो हेलोजन ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, तो आपको ध्यान होगा मैंने कहा था जो फिनोलिक अगर OH ग्रुप जुड़ा हो या NH2 ग्रुप जुड़ा हो बेंजीन रिंग से, तो ये क्या होते हैं, दे आर एक्टिवेटिंग इन नेचर। लेकिन बेटा ये जो हेलोजन अगर यहाँ पे एक ग्रुप लगाओ, एक्स ग्रुप लगाओ, तो ये डीएक्टिवेटिंग होता है। मतलब इसकी जो रिएक्टिविटी होती है अगर आप इसको कंपेयर करें बेंजीन से, ये कम होती है।
किसके लिए कम होती है? फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अभी मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल भी लिख दूंगी। मान लो पेपर में मैं पूछ लूं इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब कोई बच्चा बोले हमें तो कराया ही नहीं है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन की रिएक्टिविटी। तो बेटा ऊपर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन होता है? एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं। तो अगर आप क्लोरोबेंजीन को बेंजीन से कंपेयर करें फॉर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन और एनी अदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो जो होगा इट विल बी लेस रिएक्टिव। जो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन होगा, दे रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन टू अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू बेंजीन। ठीक है? तो इसका रीजन पूछ लिया जाता है। इसका रीजन ये आता है कि हालांकि जो ये जो आपका एक्स होता है, ये जो हेलोजन होता है, इसमें माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई और कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आर। हालांकि प्लस आर जो होता है उसकी वजह से ये क्या करता है? रेजोनेंस देता है। और रेजोनेंस में ये क्या करता है? बेंजीन रिंग को अपने जो लोन पेयर है वो डोनेट करता है। लेकिन इसमें माइनस आई इफेक्ट भी होता है। ये क्या करता है? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ छीनता है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। एक तरफ दे रहा है बेंजीन रिंग को, एक तरफ उनसे क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? इस ग्रुप में ये देखा गया कि माइनस आई इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग। तो ये जो प्लस आर है सिर्फ ये डायरेक्शन डिसाइड करता है कि ऑर्थो डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। लेकिन रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड कर जाती है माइनस आई पे, क्योंकि ये ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। तो जो रिएक्टिविटी होती है वो माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होती है? कम होती है। ठीक है? ये रीजन आ जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए हेलोजिनेशन हो रही है। ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। पैरा मेजर अमाउंट में बनेगा। यहाँ पे हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ लुईस बेस, सॉरी, प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड। सॉरी, दिस इज लुईस एसिड। ठीक है? एल्यूमिनियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, एनहाइड्रस, वो भी एक लुईस एसिड होता है। उसके बाद बेटा देखिए नाइट्रेशन हम कर रहे हैं। नाइट्रेशन में अगर आप देखें तो कई जगह पे ना कंफ्यूज करने के लिए बोल देते हैं कि ये इसका मैं रिएक्शन इसके साथ कर रही हूँ तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? मेटा बनेगा, पैरा बनेगा, ऑर्थो बनेगा, मेजर। तो ध्यान रखिए ये जो क्लोरोबेंजीन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर वो पैरा बनेगा, साथ ही साथ ऑर्थो बनेगा। लेकिन अगर मान लो बेटा मैं यहाँ पे NO2 दे दूं और अब मैं आपको बोल रही हूँ, सपोज मैंने बोला है इसकी क्लोरीनेशन करनी है हमने एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आप बताइए कौन सा कंपाउंड बनेगा? ऑर्थो, मेटा, पैरा? तो बेटा यहाँ पे देखना ये जो इनिशियल कंपाउंड है ना ये क्या डायरेक्टिंग है? NO2 ग्रुप जो होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ पे आपका मेटा बनेगा। ठीक है? मेटा पोजीशन पे Cl आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये जो मैंने अभी बुक में दिखाया है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसे ऑर्थो या पैरा बनेगा और पैरा जो है वो मेजर अमाउंट में बनेगा। बाकी आपको पता ही है आयुपैक नेम लिखते हैं तो नंबरिंग वहां से करनी है क्योंकि दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। जो अल्फाबेटिकली पहले आए तो Cl पहले आता है। तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। बाकी सल्फोनेशन भी हम कर सकते हैं उसमें भी, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। यहाँ पे क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी लिखा हो सकता है। तो मेजर और माइनर बनेगा, पैरा मेजर बनेगा और ऑर्थो जो है वो माइनर बनेगा। देन बेटा नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट भी एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसमें भी अगर मैं बोल दूं भाई इस दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन होगा बताइए? बेंजीन या क्लोरोबेंजीन? टुवर्ड फ्रिडल क्राफ्ट बेंजीन। ठीक है? तो बाकी नीचे इन्होंने वही चीज बोली है। आ रही थी ना? यस मैम।
हाँ बेटा अब हाँ अब ये देखिए रिएक्शन विद मेटल, तो मेटल के साथ फिटिक रिएक्शन होता है। फिटिक रिएक्शन में आप देखिए डाइफिनाइल बन रहा है। तो कई बार ना एमसीक्यू के क्वेश्चन में आ जाता है कि ये जब आप रिएक्शन करेंगे डाइफिनाइल को हम कैसे बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, कौन से रिएक्शन से बनाएंगे, तो फिटिक रिएक्शन से। और वुड्स फिटिक में आप देखिए एक एरोमेटिक है और एक जो है एलिफेटिक हैलाइड है, तो इनका रिएक्शन किया है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बाकी बेटा जो एमसीक्यू की ये क्वेश्चन, ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ये आप जरूर करेंगे। जैसे यहाँ पे SN1 और SN, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेंगे। SN2 मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी पूछी है, तो SN2 मैकेनिज्म में आप अपने दिमाग में सिर्फ सोचिए बैक साइड अटैक होता है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए या स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। तो आप ये देखिए स्टेरिक, और कौन से कार्बन पे आपका मेन ध्यान होना चाहिए, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके आसपास के एटम से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भीड़ भाड़ कम है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। अच्छा अब बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रही हूँ। इस जब SN2 मैकेनिज्म होगा इस वाले में, तो रिटेंशन होगी, इन्वर्जन होगी या रेसमाइजेशन होगी? इन्वर्जन। अब देखो यहीं पे गलती खा गए, यही गलती खा गए। SN2 देख लिया, कह दिया इन्वर्जन होगी। अब इसके कार्बन पे ध्यान दो, दो हाइड्रोजन है, मतलब ये कंपाउंड कायरल है। तो यहाँ पे इन्वर्जन और रेशमाइजेशन वर्ड का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो रिटेंशन होगी। ठीक है, समझ आ गया? SN2 Yes, ma'am. में या तो इन्वर्जन होती है अगर कंपाउंड ऑप्टिकली, दोबारा सुनिएगा, SN2 में या तो इन्वर्जन होती है अगर जो कार्बन है वो कायरल है, जो बॉन्ड, जिसका बॉन्ड टूट रहा है, और रिटेंशन होगी अगर जो कार्बन है वो ए कायरल है। ठीक है, और SN1 में भी ऐसे ही होता है। SN1 में अगर जो बॉन्ड टूट रहा है उसका जो कार्बन है वो अगर कायरल है तो रेसमाइजेशन, अगर वो कार्बन ही ए कायरल है तो भाई वो आपका क्या होगा, रिटेंशन नहीं होगी, क्योंकि उसमें रेसमाइजेशन या इन्वर्जन वर्ड का कोई मीनिंग रह नहीं जाता है। ठीक है, तो यहीं पे आप कंफ्यूज होंगे। अब ऐसे इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ भीड़ भाड़ कम है, तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म है। अब आप मुझे इसमें बताइए रिटेंशन होगा या इन्वर्जन होगा, क्योंकि दो ही चीजें हो सकती हैं SN2 में। मैम ये इन्वर्जन होगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा ये कंपाउंड अगर हम देखें, अगर मैं कहूं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, पहली बात तो दोनों ही 1 डिग्री है। दूसरी चीज भीड़ भाड़ कहाँ कम है, इस वाले में कम है ना थोड़ी सी। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर इसमें SN2 हो रहा है, या तो इन्वर्जन होनी चाहिए या रिटेंशन होनी चाहिए। अब बताइए रिटेंशन या इन्वर्जन? रिटेंशन, क्योंकि भाई एक ये कंपाउंड ही एक कायरल है, मतलब ये जो कार्बन है ये एक कायरल है, तो इसमें इन्वर्जन या रेसमाइजेशन का कोई मीनिंग रह नहीं जाता है। ठीक है, कंपाउंड ऑप्टिकल ई ये जो है इनएक्टिव हो गया ना, कंपाउंड की नहीं बात कर रही हूँ, ये अगर देखा जाए ये कार्बन की बात हो रही है। ऐसी बेटा नीचे वाले में अगर आप ध्यान देखें, कह रहे हैं SN1 मैकेनिज्म किस में होगा, तो SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकटायन देखा जाता है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो 3 डिग्री, तो ये। अब इस कार्बोकटायन की या ये कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, तो इसको मैं अगर ढंग से लिखूं तो ये इस तरह का कुछ कंपाउंड है, इसको मैं इस तरह से बना दूं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैकेनिज्म है आपका SN1, आप मुझे बताइए रेसिमाइजेशन होगी या रिटेंशन होगी, क्योंकि दो ही चीजें हो सकती हैं। रिटेंशन होगी, क्योंकि देखिए ये जो बॉन्ड टूटेगा ये एक कायरल कार्बन है। जब ये कार्बन ही एक कायरल है, चाहे न्यूक्लियोफाइल इधर से आए चाहे उधर से आए, कोई मतलब नहीं रह जाता है, सेम कंपाउंड बनेगा। क्योंकि जो आपका जो है रेसमाइजेशन और इन्वर्जन वर्ड तब आते हैं जब बॉन्ड टूटने वाले कार्बन जो है वो कायरल हो। ठीक है, तो इसमें रिटेंशन ही रहेगी। तो ऐसे ही बेटा ये भी, ये नीचे वाला भी आप देख लेंगे आइडेंटिफाई करने वाला। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट होता है।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये कंपाउंड कौन सा बनेगा, यहाँ पे D2O लिखा हुआ है, ये वाटर ही है, हैवी वाटर है, तो आप यहाँ पे H की जगह पे D लगा देंगे। ये आपने जरूर करने हैं, एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस को आपने छोड़ना नहीं है। अच्छा, बाकी तो बेटा ये यूजेस तो है नहीं इस बार, लेकिन मैंने फिर भी आपको बोला था ये क्लोरोफॉर्म वाला जरूर कर लीजिएगा। क्लोरोफॉर्म जो होता है उसको हमेशा डार्क में स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे फॉस्जीन गैस बन जाती है, पॉइजनस गैस बन जाती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अच्छा, फॉस्जीन गैस का जो नाम होता है वो बोला जाता है, क्या नाम है इसका? नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड इसका नाम है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको हल्का सा पढ़ भी लेंगे। अगर आप चाहें तो ये जो है ना रीड आउट कर सकते हैं जरूर। बाकी डीडीटी वगैरह है नहीं, आप जितने भी ये आयुपैक नेम जितने भी है ना ये सारे करके देखेंगे, अगर किसी में प्रॉब्लम है तो मुझे भेज दीजिएगा। अब इसके अंदर भी डाइपोल मोमेंट किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो मैं दोबारा उनको रिपीट नहीं करूंगी। पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप जैसे ये भी वाले भी, ये आप बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। ये इक्वेशन जो है ये कन्वर्जन करने की आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे हो जाए। नहीं हो तो इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, आप मार्क कर लें कि भाई मेरे से ये नहीं हुई। देन बेटा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन को डी हाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं हेलाइड्स के केस में। तो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ हेलाइड्स विद सोडियम इथॉक्साइड, मतलब अल्कोहलिक, जैसे हम KOH यूज करते हैं, अल्कोहलिक NaOH यूज करते हैं, तो उसमें क्या बनता है, सोडियम इथॉक्साइड या पोटेशियम इथॉक्साइड बनता है ना, तो उसके साथ ये बोल रहे हैं कौन सा अल्कीन बनेगा, तो ये बीटा एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी ये जो कन्वर्जन है इनको अलग से कर लीजिएगा, पहले ऐसा करिए, पहले ये जितने भी रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिए, कन्वर्जन का आप बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे एंड में, अगर टाइम कंज्यूमिंग आपको लगे। फिर ये डाइपोल मोमेंट वाला क्वेश्चन मैंने क्लोरोबेंजीन और क्लोरोहेक्साइल क्लोराइड का आपको बता दिया था कि 2 रीजंस हैं। ये जो रिएक्शंस हैं ये जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज कई बार पेपर में यहीं से आ जाते हैं और हम सोचते हैं पता नहीं कहाँ से आए हैं। और बेटा ये मैकेनिज्म देखिए, इसमें अगर आप देखें KCN के साथ रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पर जैसे ही ये क्वेश्चन आए, आप सोचें भाई SN1 मैकेनिज्म है या SN2 है, तो अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो SN2, तो ये SN2 आएगा, बैक साइड अटैक होगा। इसे थोड़ा ढंग से लिख लीजिएगा, ये ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप है, मतलब इस तरह का। ठीक है, बाकी बेटा ये रिएक्टिविटी आती है SN2 के टुवर्ड, ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, ये हमने ऑलरेडी करे थे। अच्छा, ये एक क्वेश्चन था मैंने दिया भी था कि इन दोनों में से कौन सा हाइड्रोलाइज होगा एक्वस KOH से। तो बेटा यहाँ पे 2 चीजें लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे SN1 से, ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा बिकॉज इसका कार्बोकटाइन स्टेबल होगा। फिर आप लिखेंगे इफ रिएक्शन अकर वाया SN2 देन इट विल बी मोर रिएक्टिव बिकॉज इट हैज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो दोनों चीजें लिखेंगे, ठीक है। बाकी आप ये देखें, ये 18 क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री इट कैन बेटर फिट इनटू क्रिस्टल लैटिस। ये कन्वर्जन है, इनको चाहे एंड में कीजिएगा पर छोड़ना नहीं है आपने। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन जरूर करिएगा आइडेंटिफिकेशन का। देन व्हाट हैपन, तो ये क्वेश्चन रिएक्शन कंप्लीट करना है, ये भी आप करेंगे। बाकी ये जो कन्वर्जन वाले आपको लगते हैं इनको आप एंड में कर लीजिएगा, बिकॉज सारे चैप्टर एक बार हो जाए तभी हो पाते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है।